यूनिट 3 में जो कोर्स है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग EDM, इसमें स्पार्क इरोजन है, मैकेनिज्म ऑफ मेटल रिमूवल है, देन स्पार्क इरोजन जनरेटर, इलेक्ट्रोड फीड कंट्रोल, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम, dielectric fluid flushing, and accuracy of this process. This is in EDM. And every section carries its weightage and importance. कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। जनरेटर के पूछ सकता है, स्पार्क इरोजन मेथड पे पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ मेटल रिमूवल पूछ सकता है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, और एक्यूरेसी। द नेक्स्ट प्रोसेस हियर इज प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, पैम, नॉन थर्मल जनरेशन ऑफ प्लाज्मा, ये एक अलग पार्ट है इसका, मैकेनिज्म एंड पैरामीटर्स एंड इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, generation and control of electron beam, theory and process capabilities, neutral particle etching, ये पार्ट है हमारे EBM के, है ना, ये पार्ट है हमारे EBM के। नेक्स्ट आता है लेजर बीम मशीनिंग, LBM, हॉट मशीनिंग, लेजर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है, इलेक्ट्रॉन वाले के अंदर भी, प्लाज्मा के अंदर भी, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले मेथड्स हैं, ये तीनों के तीनों। हॉट मशीन, मेथड्स ऑफ लोकल हीटिंग, टूल लाइफ एंड प्रोडक्शन रेट, ये इनके लेजर बीम का है। आपको मेनली इनके डायग्राम्स याद रखने के हैं, बाकी सब चीजें EDM की, और ये जैसे थे ये वाले, ये जितने भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एनोड कैथोड है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, या कोई फ्लूइड है उसके अंदर, एब्रेसिव है कि नहीं, बस ये ध्यान रखने का है, और प्रोसेस करीब करीब सबकी एक जैसी है। हाउ टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर विच इंसिस्ट और which starts removing the material that is required. किस तरीके से हम मेटल को वहां से अलग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, इचिंग कर सकते हैं, स्ट्राइक करके कर सकते हैं, स्पार्क करके कर सकते हैं, बर्न करके कर सकते हैं, वेपोराइज करके कर सकते हैं। तो जहां तक ग्राइंडिंग का सवाल है, तो ऑर्डिनरी ग्राइंडिंग थी, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग 95% ग्राइंडिंग से ही होती है, उसकी फिनिश वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से होती है ना, इसी के अंदर ग्राइंडिंग पूरी व्हील से ही हो रही है, वही एब्रेसिव व्हील से ही कर रहा है, मगर हीट जनरेट नहीं हो, अच्छी सरफेस आए और फिनिश हमारी और अच्छी रहे, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग से सेम है। होने का आपका इलेक्ट्रोकेमिकल डिबरिंग जो है, डिबरिंग हम कैसे करते हैं, टम्बलर में डाल के करते हैं, किसी और तरीके से करते हैं, एसिड से करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी फ्लो रह जाते हैं, तब भी बर्फ रह जाती है, और उसके अंदर क्या होता है कि आपस में फ्रिक्शन से और ज्यादा स्क्रैच आने के चांस। इलेक्ट्रोकेमिकल हैंडलिंग में इम्पोर्टेंट मतलब वो वाली हमारी जो है एक तरीके से एडवांटेज मिल जाती है। ये प्रोसेस है सारी की सारी 1950 के बाद में ही स्टार्ट हुई। हर एक की जो है थ्योरी, हर एक की जो है हिस्ट्री यही बताती है कि ये 1950 के बाद में 45 के बाद में स्टार्ट। व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस? If there were no World War I or II, World War I और II अगर नहीं होता, तब इतने डेवलपमेंट, इतनी रिसर्च नहीं होती।
है ना। तो क्या है कि पुराने मेथड से बन रहे थे, स्लो रेट प्रोडक्शन रेट था, वो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, तब प्रेशर आया गया, क्योंकि क्या है, गन नहीं चली, व्हीकल नहीं चला, बस्ट हो गई मिसाइल, पाइप फट गया, कुछ हो गया, तो इनके कारण क्या है, और बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में जो चीज चाहिए थी, उसके कारण जो है हमको नए मेथड्स, न्यूअर मेथड्स, और ज्यादा हार्ड मटेरियल चाहिए, और टफ मटेरियल चाहिए, और स्पेशल मटेरियल चाहिए। मटेरियल तो आ गया, बट देयर वर नो प्रोसेस टू प्रोसेस ऑन अपॉन देम, है ना, नो प्रोसेस वाज अवेलेबल। देन एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1950। हर एक के साथ में यही है। अब हम अगर इसी की बात करते हैं, ये देखिए आप, ये हमारे मेथड्स हैं। सबसे पहला वाला ईडीएम को हम टेकअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। ब्रेकअप करके अगर हम देखते हैं, तब मशीनिंग के लिए है, डिस्चार्ज मेथड है। डिस्चार्ज एक तो होता है टंकी के अंदर नल खोल दिया, पानी डिस्चार्ज होता है ना, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अंदर विस्कोसिटी इन्वॉल्व हो रही है, उसके अंदर फ्लूइडिटी स्टार्ट हो रही है, मगर एक्स्ट्रा कोई प्रेशर नहीं लगाया, एक्स्ट्रा कोई एप्लीकेशन किसी भी मेथड्स की नहीं है, इट इज नेचुरल। मगर एक मिनट है, एक्सक्यूज मी, अरे सर एक मिनट, इसमें लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा? हो रही है ना, तब ये पॉज वाला बटन और स्टॉप वाला बटन आ रहा है, नहीं तो रिज्यूम वाला बटन। अच्छा, थैंक यू। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इस डिस्चार्ज के लिए मशीनिंग जो हो रही है, उसका मेटल रिमूवल अलग हो रहा है। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी को और उसमें जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। ये डिस्चार्ज यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, और उस डिस्चार्ज से हमारा मशीनिंग, हर एक का प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, हम प्लाज्मा की हीट को जो है मशीनिंग के काम में ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बीम हमारी लाइट की हो सकती है, बीम हमारी फ्लूइड की हो सकती है, बीम हमारी एयर की हो सकती है, बट हियर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। लेजर से कई काम होते हैं, डायग्राम बनते हैं, फिगर बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्शन होते हैं, मगर यहाँ पर लेजर को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को, उसकी हीट को, उसके जो है प्रॉपर्टी को वी आर यूजिंग फॉर मशीनिंग, उस लेजर बीम को। अदरवाइज लेजर बहुत काम में आ रही है, कटिंग के काम में आती है। जेम्स बॉन्ड की मूवी देखो तो उसके अंदर लेजर से काट रहा है, बड़े डोर को काट रहा है, किसी और को काट रहा है, तब वो एंटर कर रहा है ना। कटिंग के काम में आती है, डिस्प्ले के काम में आती है, लेजर के शोज होते हैं। यहाँ पर हम लेजर बीम को मशीनिंग के काम में। अब हम बात करते हैं इसकी ईडीएम की। तो ईडीएम जो है, आप ये देखें, हाउ ओल्ड दिस कंसेप्ट इज। दिस कंसेप्ट इज एज ओल्ड एज फ्रॉम 1766। जब से इलेक्ट्रिसिटी की रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुआ, तब क्या देखा कि कनेक्टिविटी हमारी है, कंटिन्यूटी है, कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा है, काट दिया, बीच में से जोड़ा, एयर गैप बन रहा है, और वहां पर हीट जनरेट हो रही, क्योंकि एयर के कारण रेजिस्टेंस की। इस गैप को बढ़ाते चले गए, तब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एंड टू कंटिन्यू द करंट वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, तब वो स्पार्क जनरेट होता रहेगा और हीट जनरेट होती रहेगी। और इस रेजिस्टेंस के कारण, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें भी रेजिस्टेंस के कारण ही जो है, एक पूरे वायर के अंदर वो रेजिस्टेंस नहीं है जितना उस हीटिंग कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस होता है।
इसलिए वहां पर उस पॉइंट के ऊपर, अदरवाइज कंटिन्यूटीज फ्रॉम स्विच बोर्ड टू current is coming and going back to the same board, but for a certain length we have used the conductor or the wire of different property. Its resistance is more, that's why heat generation in that particular area is more. ऐसे ही 1766 के अंदर ये चीज देखी कि जब कॉन्टैक्ट अगर लूज होता है तब वहां पर स्पार्क जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है। जैसे बैटरी का देखो आप, स्पार्क होता है, स्विचेस जो है ऑन ऑफ करते हैं, कभी उसको कैप को खोलकर अगर हम देखेंगे तो वहां पर पूरा रेडिश और ब्लूइश और ब्लैकिश कॉन्टैक्ट के ऊपर हमको जो है कलर नजर आता है, डी कलरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। वो किस कारण से है? स्पार्क के कारण। जितनी बार भी हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं उतनी बार स्पार्क क्रिएट होता है। इसीलिए जब भी गैस लीक होती है सिलेंडर की या कहीं पर भी किचन के अंदर है, कहीं पर भी क्या बोला जाता है कि जैसे लीक अगर आपको लग रहा है गैस का, तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से लाइट अंधेरा है तो उसको मत जलाओ, स्पार्क होगा और ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां का स्पार्क उस गैस को जो है फायर के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। तो ये 1766 में जब ये पता चला कि मतलब जब देखा कि कॉपर प्लेट के ऊपर कोई चीज रख दी थी करंट को देखने के लिए, बाद में देखा कि वहां तो खूब सारे पैचेस आ गए। इस पैच के उसको 1950, तब तक तो कोई दिमाग में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, 1950 के अंदर इसको जो है देखा गया कि इससे हम क्या कर सकते हैं। गैप बढ़ाते हैं, स्पार्क बढ़ता है, मटेरियल डिसकलर होना एक अलग बात है, मगर वहां पर स्पॉट भी आते हैं, ऐसा जैसे कोई चीज हिट की है, वहां पे कोई मटेरियल बर्न हुआ है। और वही चीज 1955 तक आते आते आप ये देखें, 1955 तक आते आते ईडीएम का, है ना, ईडीएम का जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग जो है हमारी, ये तब हमारी इस कंसेप्ट को आया। और ये हमारा ठीक है रफ मशीन, मतलब इरोजन होता था, उसी को देख देख के हार्ड मटेरियल को, क्योंकि इतने टाइप के मटेरियल आ गए थे कि उन पर ऑर्डिनरी मेथड्स जो हैं मटेरियल रिमूवल के काम नहीं आ रहे थे। ये वहीं पर दिमाग लगा के कि क्या हम इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से यहाँ पर मटेरियल को इरोड कर सकते हैं, एचिंग कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये तब हुआ है। न्यूअर मेथड जितने भी हैं उनका यही फंडा है कि energies were developed for some other regions, for other purposes, but utilized in this machine in mechanical way, कि उससे हम क्या फायदा उठा सकते। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग हमारी 1955 से स्टार्ट हुई, मगर रीजन क्या आया कि एक तो प्रोसेस बहुत स्लो थी, बहुत स्लो प्रोसेस थी, और जितने भी डिसएडवांटेज होते हैं वो सारे सारे उस टाइम पर जरूरत से ज्यादा होते थे। फिनिश बराबर नहीं आती थी, स्पॉट छूट जाते थे, फिनिश बराबर नहीं आती थी, डाइमेंशनिंग बराबर नहीं होती थी। इसके बाद में क्या हुआ कि 1955 में जब सेमीकंडक्टर्स डेवलप हुए, उसका यूटिलाइज किया गया करंट के लिए, वोल्टेज के लिए और ट्रिपिंग के लिए, है ना। तो वहां पर उससे ये देखा कि हमारी फिनिश बढ़ रही है, हमारा एडवांटेज हमको पहले से कहीं ज्यादा मिलने लग गया। ये चीज जो है 1955 से स्टार्ट हुई। कब से स्टार्ट हुई? 1955 से। तब भी और नए मटेरियल आ गए थे और क्रिटिकलिटी आने लग गई डिजाइन के अंदर, मटेरियल्स के अंदर। 1960 के अंदर आते आते एक वर्ड है डाई सिंकिंग मशीनिंग, वो ईडीएम ही है और कुछ नहीं है, तो उसका नाम डाई सिंकिंग प्रोसेस का नाम दिया गया, जो 1960 में आके डेवलप हुई with the help of semiconductors, and tool was fixed by that time. अब जो मूवमेंट जो था मेरा, उसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल भी उसके अंदर जुड़ गया। न्यूमेरिकल कंट्रोल जुड़ गया तो उससे क्या हो गया कि मेरी प्रोसेस जो
कंट्रोल जो मेरा था पहले मैकेनिकल वाला, मैनुअल वाला, उसमें उतना हम गैप को मेंटेन नहीं कर पाते थे इतने अच्छे तरीके से। उसके कारण ट्रिपिंग ज़्यादा होती थी या स्पार्क कम ज़्यादा होता था और प्रॉब्लम आती थी, बर्न मार्क ज़्यादा आते थे। Then what happened in 1970? That movement of electrode made possible. Then everything became very simple, very easy. With what? This was numerical control. Then CNC also added with this NC. अब तो मैं किसी भी प्रकार का शेप जनरेट कर सकता हूँ, किसी प्रकार का कंटूरिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल मेरा जो है वो होने लगा।